हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है तो हम लोग वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, है ना। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग पहले भी डिफाइन किए थे, तो हम लोग वहां पे बस ऐसे ही सिर्फ उसका डेफिनेशन देखे थे, है ना। आज हम लोग इसको डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हम बताए थे कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी बाहर से हम ऐड करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एक प्रकार का एडिशनल एनर्जी होता था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता था? एडिशनल एनर्जी होता था। मैंने क्या बताया था कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम लोग बाहर से ऐड करते हैं उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बताए थे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे इंटरनल एनर्जी। तो बताए थे इंटरनल एनर्जी दो प्रकार का होता है, कोई इंटरनल एनर्जी कहते हैं, दूसरे को एंथैल्पी कहते हैं। बताए थे कि हर एक मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी कैसे स्टोर्ड होता है बताए थे, उसके उस मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशन होते हैं, रोटेशन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो हर एक के पास इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ है। तो इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से ऐड करते थे उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। आज हम लोग थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। जैसे देखो, तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है AB प्लस CD, ये क्या बनाएगा? AC प्लस BD, है ना। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो देखो तो क्या हो रहा होगा। पहले ये रिएक्शन होने के लिए पहले AB के बॉन्ड टूट रहे होंगे, और जब AB के बॉन्ड टूट रहे होंगे तो उस समय एनर्जी रिक्वायर्ड रहा होगा। ये AC तब बनेंगे जब A और C के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो, और A और C के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड तब होंगे जब ये बॉन्ड टूटे। मतलब कोई रिएक्शन में दो तरह का काम होता है। पहले क्या होता है? तो पहले होता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जैसे देखो, पहले मान लेते हैं कि ये बनना है, तो ये कब बनेगा? जब ये पहले बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे एनर्जी चाहिए। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो मुझे पहले एनर्जी देना होगा। जब एनर्जी ले लेगा तो उसके बाद ये बॉन्ड बनने लगेगा, तो बॉन्ड बनने लगेगा तो फिर एनर्जी रिलीज होगा, है ना। तो देखो, हमने बताया था कि कुछ इस तरह के ग्राफ होते हैं हमारे। ये बताए थे ये एनर्जी है और ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना। मतलब ये 0 0, मतलब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जिस समय रिएक्शन, जैसे मान लेते कोई रिएक्शन है ना, तो जिस समय रिएक्शन नहीं भी स्टार्ट हुआ होगा उसके पास उस समय भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि 0 है जिसमें रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उस समय भी मान लेते हैं कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, तो इसी एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे। और मान लेते हैं, बताए थे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। तो इस इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से हम ऐड करेंगे उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब यही एनर्जी हमारा क्या कहलाता था? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता था। याद करो, मतलब इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब पहले क्या था? तो पहले एनर्जी रिक्वायर्ड था, उसके बाद क्या हुआ? जब बॉन्ड बनने लगा तो एनर्जी घटने लगा। मतलब ऐसे ग्राफ का नेचर होता है, आपको पता होना चाहिए। अब सोचो, हमने ग्राफ को यहां से क्यों नहीं स्टार्ट करा? तो ये कहने का मतलब है कि हम जिस समय रिएक्शन स्टार्ट किए हैं उस समय भी हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। हम स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लिए? तो ऐसा नहीं है कि जो हम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात फिक्स है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यही हुआ। समझिए, इस इंटरनल एनर्जी को इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से दिए हैं उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक बार हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखो इसको।
अब देखो ये तो ऐसे हुआ, अब हम स्पेसिफिक तरीके से पढ़ते हैं। अगर मैं अब बात करूं कि बताओ एक्टिवेशन एनर्जी इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अगर मैं स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं कि अगर मान लेते हैं कहीं पे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे हम लोग कैसे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अगर कहीं पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग कहां वहां पे कैसे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना। अब याद करो तो भाई एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता था। तो एंडोथर्मिक का मतलब होता था जहां पे सिस्टम सराउंडिंग्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। हमने बताया था कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है, से मान लेते हैं कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है, बताया था कि ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेना पड़े। हम ऐसा कहीं पे बोले थे, लिख देना ए प्लस क्यू वी, तो समझ जाना कि रिएक्शन एंडोथर्मिक। मैं बताया था कि ऐसे लिखा नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए बताया था। इसका मतलब हुआ कि ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए क्यू किलो कैलोरी एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना पड़ा है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हमें भी बताया था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस क्यू किलो कैलोरी, तो ये प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस। इसका मतलब यही हुआ कि ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए क्यू किलो कैलोरी एनर्जी सराउंडिंग से लेना पड़ रहा है। और हम ऐसे भी बताए थे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एच प्लस क्यू किलो कैलोरी, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एंडोथर्मिक अगर कहीं पर रिएक्शन हो, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो देखो एंडोथर्मिक का मतलब दो ही चीज बदलेगा, वहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था। यहां पे एंडोथर्मिक का मतलब हुआ कि जो सिस्टम होंगे वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस रिएक्शन का जो डेल एच होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या डिफिनेशन बदल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वही होगा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो सराउंडिंग से एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इट इज ए एडिशनल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक प्रकार का एडिशनल एनर्जी है। तो यहां भी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन वही होना है, यहां भी एक एडिशनल एनर्जी ही होना है ना। तो अगर मैं एंडोथर्मिक की, देखो हम लोग इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई रिएक्शन है ए से बी, तो ए से बी को अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन मान लूं, है ना, ए से बी को अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन मान लूं, और इसके बी से ए मैं इसे बैकवर्ड रिएक्शन मान लूं, है ना। मतलब ये जो रिएक्शन बैकवर्ड है वो इसके रिस्पेक्ट में बैकवर्ड है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बी, ए से बी के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे कोई बोलता है ना कि मैं बहुत डेवलप हूं, तो किसके रिस्पेक्ट में, जो पिछड़े हुए लोग हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूं, तो किसके रिस्पेक्ट में, गरीबों के रिस्पेक्ट में। तो वही बात है, ये बैकवर्ड है इसके रेफरेंस में, है ना। अब सोचो, अब थोड़ा मैं इसका एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं। देखो तो इस ए को बी बनना है ना, इस ए के पास शुरू में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी रहा होगा, लेकिन उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं रहा होगा कि जिससे कि वो बी बन जाए। इस ए के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी रहा होगा, लेकिन उसके पास उतनी भी एनर्जी नहीं रहा होगा जिससे कि वो बी बन जाए। तो उस इंटरनल एनर्जी को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, सराउंडिंग से एनर्जी देते थे। मतलब इस ए को बी बनाने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, और ए से बी को बनाने के लिए जो मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा एनर्जी है और ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो एनर्जी है ये, और हमारा जैसे मान लेते हैं कि जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी है ना। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, है ना। मतलब जिस समय रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है उस समय भी हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। मतलब इस समय जिस समय रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ उसमें भी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इस इंटरनल एनर्जी को, इस ए को बी बनाना है, तो इस ए को बी बनाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ा होगा,
और अगर हम इसको फॉरवर्ड रिएक्शन माने हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। देखिए बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटली चीज है, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब A को B में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी दी तो कुछ ऐसा हुआ, है ना। अब बोल रहा है कि B को अगर A में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अगर B को अगर A में कन्वर्ट करना है, देखो पहले ये A था, है ना, तो जैसे इतना एनर्जी दिए तो जैसे इतना एनर्जी दिए वो किस में कन्वर्ट कर गया, B में, है ना, B में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये B बन चुका है। अब बोलता है कि अगर मान लेते हैं B को अगर A में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो देखा गया कि जो इस तरह के रिएक्शन थे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जिस मैकेनिज्म को, जिस तरीके से, जिस पाथ को फॉलो करके ये बी बना है, उसी पाथ को फॉलो करके बी भी ए में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम मैकेनिज्म और सेम पाथ, मतलब एक ही तरीके से फॉलो, एक ही तरीके से ए बी बन रहे हैं और बी भी ए में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। मतलब जिस पाथ को फॉलो करके ए बी बना, सोचो मतलब बी से ए बनने के लिए कुछ अलग ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट हुआ, जिस ग्राफ, इसी ग्राफ में बी को ए भी रिप्रेजेंट करा। मतलब पहले ए था, हमने इतना एनर्जी दिया, तो इतना एनर्जी दिया तो क्या बन गया, बी बन गया। एकदम बहुत कॉन्सेप्ट शार्प रखना है, एकदम चाकू की तरह, कंफ्यूजन नहीं होने देना है। अब बोलता है कि अगर बी को ए बनाना है, अब देखो बी बोला कि इसी पाथ को फॉलो करके, अब मतलब बी रिएक्टेंट हो गया, यहां से देखो बी शुरू हो रहा है, तो इसके जिसमें रिएक्शन, अब बी के लिए रिएक्टेंट हो गया, मतलब इसके पहले ये बी के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो बी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। हम बताए थे इस इंथैल्पी को भी हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ए के पास इतना इंथैल्पी था। अब देखो जहां से जिसका ग्राफ शुरू होगा तो उसके नीचे वाला पार्ट इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ए का ग्राफ यहां से शुरू हुआ तो इसके नीचे वाला पार्ट इंथैल्पी कहलाया। बी का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है तो इसके नीचे वाला पार्ट इंथैल्पी कहलाएगा। और इस बी को प्रोडक्ट बनना है, तो इस बी को प्रोडक्ट बनने के लिए भी मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ये हमारा रिएक्टेंट है तो इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब देखो ये इंटरनल एनर्जी है, इसको प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम दिए उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन। समझो बात को, मतलब ये EV हुआ, है ना, मतलब ये पहले क्या था, A था, इस A को B बनाने के लिए जो एनर्जी दिए वो हमारा क्या कहलाया, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। ये B है, इस B को A बनाने के लिए जो एनर्जी दिए वो क्या कहलाया, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। समझिए बात को, है ना। इसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया, इंथैल्पी। इसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया, इंथैल्पी। कुछ नहीं है जी, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम मैकेनिज्म एंड सेम पाथ। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम पाथ, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सेम बट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डिफरेंट, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो है ये हमारा HA है, मतलब A का इंटरनल एनर्जी है और B का यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है तो ये B का इंटरनल एनर्जी है। तो यहां से लेके यहां तक HB और यहां से लेके यहां तक HA, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो हम इसे लिख सकते हैं HB माइनस HA। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये रिएक्शन का, हम जो भी बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का ये डेल H हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या हो गया, डेल H हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल H हो गया, है ना। और फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल H हो गया। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में लिखूं तो ये हमारा क्या है, ये EF है और ये EV है। तो अगर इसको, अगर इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये EF माइनस EV। तो एक तरीके से डेल H और एक तरह से, तो यहां से डेल H बराबर आ गया EF माइनस EV, है ना। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के हम रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। ये जो डेल H है हम लिख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, मैं और एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल समझ जाओगे।
बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है ना। इसको पहले आप ध्यान पूर्वक आप लिखो, नोट करो। इसके नीचे लिख लेना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम पाथ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम पाथ, but activation energy of forward and backward reaction, but activation energy of forward and backward reaction, activation energy of forward and backward reaction, activation energy of forward and backward reaction will be different, activation energy of forward and backward reaction will be different, है ना। बोलता है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो एक और हम लोग एग्जांपल समझते हैं, घबराना नहीं है। अब हम इस बार लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। सारा कॉन्सेप्ट सेम रखना है ना। एक्टिवेशन एनर्जी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको लिख लिया आप लोग, मैं इसको मिटाता हूं, फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो सिस्टम होता था वो सराउंडिंग को एनर्जी देता था, है ना। हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, है ना। लोग लिखते थे a माइनस क्यू वी, है ना। मतलब इस a को b में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी सराउंडिंग को देना पड़ा, या फिर हम लोग ऐसे लिखते थे a से b प्लस क्यू किलो कैलोरी, है ना। और बोलते थे इस रिएक्शन का एक्सोथर्मिक जो होते हैं इसका डेलेज क्या होता है, निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक का डेलेज क्या होता है भाई, निगेटिव होता है ना। मतलब ये जो एक्सोथर्मिक होते हैं तो इस एक्सोथर्मिक के डेलेज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो डेलेज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डेलेज निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं फिर वही बात करूं, मान लेता हूं कि A से B, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि A से B हमारा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि A से B हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। और A से B अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है और B से A हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। A से B हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है और B से A हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो B से A, अब सोचो अगर मैं बात करूं कि A, है ना, A एनर्जी है और ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। एनर्जी है और हमारा ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब सोचो इस A के पास तो कुछ एनर्जी रहा होगा, लेकिन A के पास उतना भी एनर्जी नहीं रहा होगा जिससे कि वो B बना ले, है ना। A के पास तो कुछ एनर्जी है लेकिन उस A के पास उतनी भी एनर्जी नहीं है कि जिससे कि वो B बना ले, है ना। तो इस A को B में कन्वर्ट होने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सोचो तो इस A को B में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से दिए उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमारा क्या माने हैं, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन माने हैं, तो इसको हम लिख देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। EF लिख सकते हो क्या। मतलब ये जिस समय रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय A का एनर्जी है, मतलब पहले से एनर्जी स्टोर्ड था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी। अब देखो A B बन चुका है और हम ही बताए हैं कि जिस पाथ को फॉलो करके A B बना है उसी पाथ को फॉलो करके
जिस पाथ को फॉलो करके ए बी बना है उसी पाथ को फॉलो करके बी भी ए में कन्वर्ट होगा। अब मान लेते हैं बी है, तो बी के पास इतना एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये बी का क्या कहलाएगा, एंथैल्पी, और ये क्या कहलाएगा हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा क्या, बोलो कहलाएगा भाई, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम तो इसको और नीचे ले सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे यहां भी तो वही आ जाएगा, ये हो जाएगा बी का इतना एनर्जी पहले से स्टोर्ड था, तो ये बी का हो गया इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इसमें डेल एच नेगेटिव आना है ना, तो यहां भी हम लिखेंगे तो आ जाएगा डेल एच बराबर ई एफ माइनस ई बी। ठीक है, अब सोचो यहां भी भाई सब कुछ होगा, इसमें याद क्या रखना है, दो बात याद रखना है। देखो हम पिछला केस में जो लिख रहे थे ना, तो उसमें देख रहे थे हम इसको ऊपर रखे थे और इसको हम नीचे रख रहे हैं इसमें एक्सोथर्मिक में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़े हैं कि अगर मैं एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच क्या होता है, निगेटिव होता है। और डेल एच निगेटिव कब होगा, तो डेल एच निगेटिव तब होगा, तो डेल एच बराबर क्या पढ़े हो, ई एफ माइनस ई बी, और डेल एच निगेटिव तब होगा जब ई बी क्या होगा, ई एफ से बड़ा होगा। कभी कोई पूछ देता है ना, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन बड़ा होगा, तो ई बी बड़ा होगा किससे, ई एफ से। ठीक है, बस इसको दो ही बात याद रखना है कि जहां से ग्राफ शुरू हुआ उसके नीचे का पार्ट इंटरनल एनर्जी, उसको एंथैल्पी भी कह सकते हो, और उस पॉइंट से ऊपर का पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते हैं बी का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, तो इसके नीचे का पार्ट एंथैल्पी और इसके ऊपर का पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है उसके नीचे का पार्ट एंथैल्पी और उसके ऊपर का पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी। याद होगा, जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है उसके नीचे का पार्ट एंथैल्पी और उसके ऊपर का पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी। मान लेते ए का बात करें, तो ए का ग्राफ यहां शुरू हो रहा है, तो नीचे वाला ए का एंथैल्पी और यहां से लेके इस पॉइंट तक का ऊपर वाला एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं बी का बात करूं तो बी का नीचे वाला यहां से शुरू हो रहा है, तो एंथैल्पी और इसके ऊपर वाला एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। लिखो इसको, तो यहां भी लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम पाथ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो सेम पाथ। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सेम, threshold energy of forward and backward reaction will be same, but activation energy will be different, but activation energy will be different, but activation energy will be different, है ना। चलो हम एंडोथर्मिक में देखो हम ऊपर क्यों रख रहे थे, है ना। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो अगर एंडोथर्मिक के लिए अगर डेल एच पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं बात करूं कि फॉर एंडोथर्मिक, है ना, तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल एच पॉजिटिव, और डेल एच बराबर क्या होता है, ई एफ माइनस ई बी। और ये पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव फॉर डेल एच पॉजिटिव, तो डेल एच पॉजिटिव कब होगा, जब फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो किससे, बैकवर्ड से। तो बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, मतलब कम होगा, इसलिए हम उसको ऊपर रखे थे, है ना। तो देखो आपको एज ए रिजल्ट ऐसे याद रखना है कि कहीं पे ग्राफ अगर ऐसा रहे, मतलब देखो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का कम है, तो समझ जाना है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक का है, जनरली मोटा मोटी आइडिया। और अगर कहीं पे ऐसा रहेगा, अगर बैकवर्ड का अगर ज्यादा रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी,
तो समझ जाना है वो एक्जोथर्मिक है ना। तो अगर ये नीचे रहेगा तो समझ जाना एक्जोथर्मिक है, अगर ये ऊपर रहेगा तो समझ जाना है एंडोथर्मिक है ना। अब देखो मन में क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, तो बेसिकली ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए इसको बच्चों। देखो कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है गिवन द फॉलोइंग डायग्राम, गिवन द फॉलोइंग डायग्राम, गिवन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर द रिएक्शन, गिवन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है। ये है एनर्जी और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है ए प्लस बी ये है एक्स सी प्लस डी ये है वाई और ये है जेड, है ना। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। बोलता है द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी and activation energy for the reverse reaction C plus D A plus B respectively, है ना, respectively, ठीक है। देखते हैं अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। बोलता है कि ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसका ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो बोलता है इंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी सोचो, तो इंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हो गया, तो अगर इसका डेल एच निकालोगे तो डेल एच मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है तो ए प्लस बी, तो इंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंथैल्पी ऑफ सी प्लस डी, है ना। तो इंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी मतलब अगर इस रिएक्शन का अगर डेल एच चाहिए तो डेल एच बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखोगे, है ना, प्रोडक्ट में वो है, तो ए प्लस बी का इंथैल्पी चाहिए, ए प्लस बी को खोजो, ए प्लस बी मिला, तो क्या बोले कि जहां से शुरू होगा उसके नीचे वाला पार्ट इंथैल्पी, तो ए प्लस बी यहां से शुरू हो रहा है तो इसके नीचे वाला पार्ट इंथैल्पी, तो नीचे कितना है वाई प्लस जेड, तो दिस इज वाई प्लस जेड। अब किसका इंथैल्पी चाहिए सी का प्लस डी का, कहां शुरू हो रहा है यहां शुरू हो रहा है सी प्लस डी, इसके नीचे वाला पार्ट इंथैल्पी, तो इसके नीचे वाला पार्ट इंथैल्पी वाई हो गया। कहीं को कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रहा है। दूसरा क्या बोलता है इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, ठीक है। दूसरा सी प्लस डी ए प्लस बी का कहां शुरू हो रहा है सी प्लस डी इसके ऊपर वाला पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी एक्स प्लस वाई। इससे कोई इजी तरीका पढ़ाने का हो ही नहीं सकता है जी, है ना। बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल बोलता तो कैसा रिएक्शन है तो इंडोथर्मिक, है ना, ए वाला है इंडोथर्मिक है, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है। चलो
अब देखो तो अगर मैं बात करूं, है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या है, जहां पर रिएक्शन एक या एक से अधिक स्टेप से होता हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कहीं पे अगर ओवरऑल ऐसा रिएक्शन रहता है ए से बी, है ना, और बोलता है रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहे हैं, स्टेप 1 बोलता है ए से एक्स और स्टेप 2 एक्स से बी, है ना। हम बताए भी थे वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी और ये एनर्जी है ना, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो बताया था कि अगर कहीं पे मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब सोचो तो जिस समय शुरू हुआ है ये इसका इंटरनल एनर्जी है ना, मान लेते हैं ए से एक्स बना और ये एक्स से बी बना, ठीक है, ये ए है, ये ए से एक्स बना और एक्स से बी बना, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट और दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड, है ना। अगर ऐसा कहीं पे ग्राफ दिया हुआ है और आपसे अगर रेट पूछा जाए कि किसका रेट फास्ट होगा, ठीक है, अगर आपसे क्या पूछा जाए, रेट पूछा जाए कि किसका रेट फास्ट होगा, तो मैं बताया था कि जिसके एक्टिवेशन एनर्जी कम होंगे, जिसके एक्टिवेशन एनर्जी कम होंगे उसका रेट फास्ट होगा। क्यों, मैं एग्जांपल भी दिया था, मान लेते हैं कि एक पेन खरीदना है, तो पेन का कीमत 5 से 10 रुपया होता है, तो उसके पेन को आदमी डेली खरीद सकता है क्योंकि वहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी कम है। लेकिन वही एक मर्सिडीज खरीदना है तो मर्सिडीज आदमी चाह कर भी डेली खरीद नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि वहां रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत सारा है ना। तो बताया था कि एक ऐसे भी देखो कि मान लेते हैं कि एक बच्चा है, इसको अगर हम चढ़ाते हैं पहाड़, मान लेते हैं पहाड़ है, तो ये छोटा पहाड़ और ये बड़ा पहाड़ है, तो कौन पहाड़ पे बच्चा जल्दी चढ़ जाएगा, तो इस पहाड़ पे बच्चा बहुत ही जल्दी चढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ही कम है और इस पहाड़ पे बच्चा को चढ़ने में हालत खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है सेकंड से, तो फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा किससे, सेकंड से, हम बताए थे। तो जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है उसका रेट ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। चलो देखो इसको लिखो, अब थोड़ा सा इसमें एनर्जी जोड़ देगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना, तो बहुत इजीली तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। और इसी में बोलता, है ना, कि ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। और इसी में बोल देता फर्स्ट स्टेप स्लो है और सेकेंड स्टेप फास्ट है और ये ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। सोचो कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर इसका ग्राफ अगर इसका मुझे प्लॉट करना है या फिर दिया रहे तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप अगर स्लो है तो स्लो कब होगा, जब मान लेते हैं इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, तो स्लो तब होगा जब फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड स्टेप से ज्यादा हो जाए। मतलब फर्स्ट स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा ये एनर्जी है और ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना। तो ये रिएक्शन स्लो तब होगा जब फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए। मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हो, और एंडोथर्मिक है तो बताए हैं कि एंडोथर्मिक में जो ऊपर वाला होगा, जो इधर जो होगा उसको हम लोग को क्या लिखना है, क्वेश्चन करवाएंगे, एनवस्थी में है क्वेश्चन, तो हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, है ना। मतलब ये फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और जो लास्ट होगा हम उसको ऊपर भी रखेंगे। मतलब बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कम को रिप्रेजेंट करना है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक को। और ये भी बता रहा है कि फर्स्ट का जो रेट है वो स्लो है और सेकंड का जो रेट है वो फास्ट है।
अब देखो तो बच्चों, अगर इसी में बोलता है ना कि फर्स्ट रिएक्शन हमारा, है ना, इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं और सेकंड को स्लो कर देते हैं और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कर देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कर दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक कर दे रहे हैं। अब देखो तो फर्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि आपका जो है फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, आपका फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन फास्ट तब होंगे जब उनका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, और सेकेंड रिएक्शन स्लो तब होंगे जब उनका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे एनर्जी, ये क्या लिखोगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, सेकेंड स्लो है, तो सेकेंड स्लो है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, फर्स्ट फास्ट है ना, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम, और अगर सेकेंड स्लो है तो ये फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, है ना। क्वेश्चन करेंगे, अभी हम थ्योरी कर दे रहे हैं। सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, है ना। ठीक है, और एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है तो ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा, है ना। तो ये पहले ए से एक्स बना और फिर एक्स से वी बना। ठीक है, ये तो अगर आपके पास एनावस्थी का बुक होगा तो आप इसको खोल के देख सकते हो, क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लिए, ये एक्सोथर्मिक था, है ना। अगर इसी में और भी आपको वेरिएशन कर सकता है ना, अगर बोल देता कि ये स्लो है ना, और एक्स से भी अगर फास्ट है ना, और ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक है ना। तो अगर फर्स्ट स्टेप स्लो है तो क्या होगा, तो अगर फर्स्ट स्टेप स्लो है तो उनका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट स्टेप स्लो है तो ये हमारा रहा एनर्जी, और ये रहा हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो कब होगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा। सेकंड फास्ट कब होगा, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और ए सेकेंड स्टेप। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।